दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह इसलिए स्वागत योग्य है क्योंकि किसी भी कानून और उसके प्राविधानों पर फैसला उनकी संवैधानिकता की जांच परख के बाद ही होना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ वर्ष पहले 3 कृषि कानूनों की संवैधानिकता पर विचार किए बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके अमल पर रोक लगा दी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले संगठनों एवं राजनीतिक दलों को यह माहौल बनाने में आसानी हुई कि कृषि कानून सही नहीं। इसी माहौल ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि सरकार को न चाहते हुए भी इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। जैसे कृषि कानूनों के खिलाफ ढेरों याचिकाएं दायर की गई थी, वैसे ही नागरिकता कानून के विरुद्ध भी। इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं की संख्या 237 है। इनमें से केवल एक उसके समर्थन में है, शेष सब विरोध में याचिकाएं दायर करने वालों में राजनीतिक दल और नेता तो हैं ही। हर छोटे बड़े सरकारी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वालों का वह समूह भी है जिसने जनहित याचिकाओं को एक उद्योग में तब्दील कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में खड़े लोगों की दलील यह है कि आखिर इसे लोकसभा चुनावों के पहले क्यों लागू किया जा रहा है। क्या चुनाव के पहले किसी कानून को लागू करना निषेध है? प्रश्न यह भी है कि 4 वर्ष पहले जब कहीं कोई चुनाव नहीं थे तब विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आसमान सिर पर क्यों उठा लिया था। उन्होंने इस कानून के खिलाफ न केवल लोगों को गुमराह किया बल्कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाया। इस कानून के खिलाफ देश भर में केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं हुए बल्कि उस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को घेरकर और आवाजाही ठप कर महीनों तक धरना दिया गया। इसी धरने के कारण दिल्ली में भीषण दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इस पर हैरानी नहीं कि शाहीन बाग धरने को खाद पानी देने वाले ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। वे यह जान रहे हैं कि इस बार लोग उनके इस झूठे दुष्प्रचार में नहीं फंसने वाले कि इस कानून के लागू होने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस कानून के विरोधियों को यह समझ आए तो अच्छा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्हें अपनी यह बेतुकी मांग भी छोड़नी चाहिए कि नागरिकता कानून अफगानिस्तान
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यकों और उनके हाथों प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यकों पर समान रूप से लागू हो। आखिर पीड़ित और आक्रांता के लिए एक जैसा कानून कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर रोक लगाने से मना कर वकीलों के उस समूह को कुछ समय के लिए ही सही अवश्य निराश किया होगा, जिन्होंने शीर्ष अदालत को एक तरह से तीसरे और सर्वोच्च सदन में बदल दिया है। इस कानून के खिलाफ करीब 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है। इनमें एक याचिका उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी है जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का छद्म रूप है। स्पष्ट है कि इतनी अधिक याचिकाओं के कारण नागरिकता कानून की संवैधानिकता पर लंबी सुनवाई चलेगी। CAA पर आपत्तियों की कमी नहीं। एक आपत्ति यह है कि इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भारतीय नागरिक बन सकने की वैसी सुविधा नहीं दी गई जैसी इन देशों के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को दी गई है। प्रश्न यह है कि क्या भारत का संविधान देश के बाहर के लोगों पर लागू होता है? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि नागरिकता कानून का तो भारत के किसी नागरिक से लेना देना ही नहीं। इसका संबंध तो केवल 3 पड़ोसी देशों के लोगों से है। CAA पर बहस के बीच यह सवाल उठना ही चाहिए कि क्या एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह तय करने का अधिकार नहीं कि वह किन देशों के लोगों को सरलता से नागरिकता दे और किन देशों के लोगों को अलग प्रक्रिया का पालन करके? कहना कठिन है कि नागरिकता कानून के तहत 3 पड़ोसी देशों के मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए अलग और वहां के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों के स्तर पर अलग नियमों को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा? लेकिन क्या यह विचित्र नहीं कि CAA को लेकर तो यह जिद की जा रही है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों को एक समान अधिकार दिए जाएं, लेकिन बड़ी चतुराई से इसकी अनदेखी की जा रही है कि देश के नागरिकों पर लागू होने वाले कई कानून ऐसे हैं जो उनमें खुला भेद करते हैं और तार्किक वर्गीकरण के संवैधानिक सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हैं। ऐसा ही एक कानून है शिक्षा अधिकार कानून। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सफलता चुनावी प्रक्रिया में स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से निर्धारित होती है। चूँकि चुनाव एक खर्चीली प्रक्रिया भी है तो इस कारण इसमें चुनावी चंदे की भूमिका अहम हो।
इसी चंदे से जुड़े चुनावी बॉन्ड का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। भारत में देसी विदेशी चुनावी चंदे को लेकर पर्दादारी की परंपरा दशकों पुरानी है। विदेशी चंदे के बारे में 1967 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी। इस देश के राजनीतिक दलों को मिले विदेशी चंदे के बारे में भारत के केंद्रीय गुप्तचर विभाग की रपट को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। स्टॉप।